नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो यूनिट है हमारा 12 यूनिट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इनबैलेंस होना और नॉर्मल से एबनॉर्मल होना उसको हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में अगर फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होते हैं तो कौन कौन सी जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या है ये सब, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मलिटी आ रही है तो क्यों आ रही है और वो इफ़ेक्ट क्या कर रही है। इन चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हम अगर बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात है कि डिस्क्राइब बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द कंपार्टमेंट। बॉडी कंपार्टमेंट में जो भी फ्लूइड है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको देखते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस कौन सा है। ठीक है, नॉर्मल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस क्या है चिल्ड्रेन एट द वेरियस एज, और एज के हिसाब से जो भी उसका जो भी एक नॉर्मल फ्लूइड की वॉल्यूम होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक्सप्लेन द जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड उसके टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक जो भी कंडीशन है इनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन जो हाइपर नर्मिया या फिर हाइपोनर्मिया है उनको भी डिस्कस करेंगे, और हाइपर कैलिमिया और हाइपोकैलिमिया को डिस्कस करेंगे, और डिफरेंस बिटवीन कैल्शियम कैलिशमिया एंड हाइपोकैलिशमिया एंड हाइपरकैलिशमिया एंड हाइपर मैग्नीशियम एंड हाइपोमैग्नीशियम। इन सब को हम इस पूरे जो भी हमारा यूनिट है उसको हम कवर करेंगे, इसके सारे ऑब्जेक्टिव, ताकि एक भी हमें मिस ना हो, क्योंकि ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हमने वो पढ़ा है कि हम इन चीज़ों को, तो इस ग्राफ में हम क्या है कि टोटल बॉडी फ्लूइड इन डिफरेंट एज के हिसाब से हम उसकी जो भी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है उनको देखेंगे। जैसे कि टोटल बॉडी वाटर कितना होना चाहिए, ठीक है, एज के हिसाब से। जिस तरह से नीचे यहाँ पे लिखी हुई है एज और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी वेट, जो परसेंटेज हम निकालेंगे उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि किस एज में कितना मतलब फ्लूइड या फिर नॉर्मल एक टोटल बॉडी वाटर होना चाहिए, कितना इंट्रासेल्यूलर और कितना एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ना उनकी परसेंटेज कितनी है। इस ग्राफ में यही है कि आपको एज के हिसाब से परसेंटेज पता चलती है और एज और वेट के हिसाब से। और उसके अलावा अगर बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लूइड कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट हमें पता है कि इंट्रास जो भी टोटल अगर बॉडी का वॉल्यूम हम देखते हैं तो वो इंट्रासेल्यूलर देखते हैं, और जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जितना भी वॉल्यूम होता है उसे देखते हैं। इंट्रासेल्यूलर वॉल्यूम में क्या आ जाता है कि जो सेल के अंदर फ्लूइड विद इन द सेल्स देम सेल्फ, और जो सेल के अंदर है उसको हम कह सकते हैं कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है। 2 to 3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड के 2 से लेकर 3 जो भी बॉडी का फ्लूइड है उसमें 2 to 3 इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होगा। उसके अलावा वो क्या करता है, हेल्प करता है शेप एंड मेटाबॉलिज्म में, कि वो एक सेल को शेप देने में इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड होता है वो सेल को एक शेप देता है, और उसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करके रखता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है कि 1 to 3%, अगर हम कहते हैं ना 1/3 है वो 2/3 है। मीन्स कि अगर एक में 2 के हिस्से की बात करें तो उसमें 3 निकाले जाते हैं, या क्या है कि एक में से 3 हिस्से जो भी है ना वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है उसके है। ठीक है, बॉडी में तो मीन्स कि इसकी अमाउंट हम कह सकते हैं ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा उसमें आ जाता है इंट्रावेस्क्यूलर जो वेसल्स के अंदर होता है,
उसके अलावा इंटरस्टिशियल और ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, इन तीनों की जो डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें प्लाज्मा में अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी में ज़्यादातर प्लाज्मा होता है। तो स्टिशियल फ्लूइड में हमें पता है कि प्लाज्मा इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर जो होता है वो प्लाज्मा होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ होता है जहाँ टिश्यू के अराउंड जो फ्लूइड होता है ना, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और उसके अलावा ट्रांससेल्युलर फ्लूइड उसे कहते हैं जो ओवर आर एक्सेस टू सेल, फॉर एग्जांपल CSF, जो CSF या फिर GI फ्लूइड, या फिर हमारे ब्रेन में, या फिर GI फ्लूइड जो भी है वो यूरिन इन द ब्लडर एंड जॉइंट्स फ्लूइड्स, जॉइंट्स में जो फ्लूइड है, या फिर हमारे जो ऑर्गन में अगर हम बात करें ना, CSF जो इंट्रा जो भी क्रेनियल फ्लूइड है या फिर वो, और उसके अलावा GI, उसके अलावा यूरिनरी जो भी ब्लडर में है, और जॉइंट्स के जो बीच में जो फ्लूइड है वो सारे हम कह सकते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, जिनकी वजह से चीज़ें अगर हम ट्रांस मीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो न्यूट्रिशनल फॉर द फंक्शनिंग, जो न्यूट्रिशन और फंक्शन के लिए, जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, उसके अलावा कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे फैटी एसिड्स एंड क्लोरीन, सोडियम, ये सारे क्या है कि ये हमारे जो वो न्यूट्रिशन है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर के, वो न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी में जो है ना फंक्शन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये सारा जो इस डायग्राम में है ना है, ठीक है, ये सारे फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में। उसके बाद बात करते हैं हम के ना रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड इन कंपार्टमेंट में कि किस तरह से रेगुलेट होता है। सबसे पहले डिफ्यूजन को देखते हैं। डिफ्यूजन्स मीन्स मोमेंटम ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन बना हुआ होता है जिसमें एक अगर वाटर के साथ अगर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट से इनका सॉल्यूशन बना हुआ है, तो वो क्या है कि वो हायर कंसंट्रेशन से जो लोअर एरिया होता है, एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वहाँ पे मूवमेंट करता है। जहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड है, अगर वो कहाँ मूवमेंट करेगा, जहाँ पे कम फ्लूइड है उस तरफ वो मूवमेंट करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशंस, ठीक है। उसके अलावा ऑस्मोटिक में बात करते हैं, ऑस्मोसिस में के मूवमेंट ऑफ वाटर, वहाँ क्या था कि सॉल्यूशन की मूवमेंट, जो भी सॉल्यूशन बना हुआ था कुछ चीज़ों का, उससे क्या है कि वो भी हायर टू लोअर जा रहा था, ठीक है। जहाँ से हायर है वहाँ से लोअर तरफ जा रहा था। और यह भी क्या है कि वाटर भी थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स फॉर द एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, कि कुछ ऐसी जो है मेम्ब्रेन होती है उनके परमेबल होने की वजह से क्या करता है कि हायर कंसंट्रेशन है ना, तो वो क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन जहाँ होगी फ्लूइड की, वहाँ वो ट्रांसमिट या फिर चेंज हो जाएगा। जैसे ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ द प्योर सॉल्यूशंस वाटर, ये मतलब कि ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन है प्योर सॉल्यूशन ऑफ वाटर की, कि वाटर अगर ज़्यादा है बॉडी में हमारे, तो वो हायर कंसंट्रेशन है ना, उसको कम करने के लिए वो जहाँ नहीं होगा, लोअर मतलब अमाउंट होगी, उसकी तरफ वो चला जाता है। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्या है कि इंक्रीज मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट को कौन से फैक्टर्स बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को, हमें पता है कि किसी बच्चे को अगर पेशेंट्स को अगर फीवर है, तो वो क्या करवाता है, रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देता है फ्लूइड की। इंक्रीज मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट बाय द 12% ज़्यादा कर देता है। और उसके अलावा इंक्रीज टेम्परेचर इन्वायरमेंट बर्न, और उसके अलावा अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज़्यादा है, तभी भी क्या है कि फ्लूइड की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़्यादा होगी। उसके अलावा बर्न अगर हमारी अगर बॉडी किसी भी वजह से अगर बर्निंग कंडीशन में है, तो फिर उसको भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी फ्लूइड की। उसके अलावा ऑनगोइंग्स लॉसेस या फिर डायरिया, मतलब कि कोई ऐसे लॉसेस जिसकी वजह से, जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, यूरिन आउटपुट, etc, इन चीज़ों की वजह से क्या है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड की, क्योंकि ये एक फैक्टर्स है जो इंक्रीज़ करते हैं, जो भी मेंटेन फ्लूइड होती है उसके रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, कि ताकि इन जो एबनॉर्मलिटी की वजह से
पेशेंट्स ज़्यादा फ्लूइड ले, ताकि इनमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बॉडी फ्लूइड का ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं यूज़ करती है। और उसके अलावा फैक्टर्स डिक्रीज मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कम होती है। उसके अलावा सबसे पहले आती है जो स्किन है, इंक्यूबेटर्स जिसमें प्री इन्फेंट होते हैं, उनमें फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि उस हिसाब से क्योंकि उनकी उतनी सरफेस नहीं होती है, बॉडी जितनी अगर उसको रिक्वायरमेंट उसको मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल से प्री मेच्योर है तो वो खुद ही नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो उसको फ्लूइड की एक रिक्वायरमेंट भी कम होगी। उसके अलावा लंग्स ह्यूमिडिटीज़ एंड वेंटिलेटर, जो भी ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिफाई और वेंटिलेटर के लिए भी अगर बात करें, वहाँ पे भी क्या है कि बहुत ही कम होगी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट। रीनल ओलिगो यूरिया एंड, अगर ओलिगो यूरिया हो रहा है, में यूरिन की कमी हो रही है तो भी कम होगी। और हाइपोथायरायडिज्म में भी क्या है कि फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट है उस पेशेंट को कम हो जाती है। और बाकी जितने हमने पढ़े हैं, जैसे कि वहाँ पे पढ़े डायरिया, वोमिटिंग, यूरिन आउटपुट, उसके अलावा टेम्परेचर, ये साथ क्या कहते हैं फ्लूइड की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट इन डिहाइड्रेशन, कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। तो सबसे पहले इनिशियल लॉस ऑफ फ्लूइड फॉर द बॉडी, जो भी बॉडी की डिप्लेटेड्स बाय द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो क्या हो जाए, इनिशियली लॉस हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक डिहाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट में हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो कितना कम है। उसके अलावा ग्रेजुअली वाटर स्टिफ द इंट्रासेल्यूलर स्पेस मेंटेन द ECF, और जो इंट्रासेल्यूलर जो वाटर होता है वो शिफ्ट हो जाता है एक्सटर्नल साइड पे, और वहाँ पे क्या करता है मेंटेन करके रखता है फ्लूइड को, ताकि वो पेशेंट लॉस ऑफ डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए। क्योंकि एक ही हमने क्या है सबसे पहले ये वहाँ पे पढ़ा था, डिफ्यूजन की मीनिंग ये थी कि ना जहाँ पे वाटर कम है उस तरफ वाटर जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि क्या हो जाता है कि डिहाइड्रेशन में सबसे पहले जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो कम हो जाता है, और फिर क्या करता है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करना होता है फ्लूइड, उसकी वजह से जो इंट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उसको क्या करते हैं शिफ्ट कर देते हैं, वाटर शिफ्ट हो जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। और उसके अलावा एक्यूट इलनेस लेस देन 3 डेज 80% फ्लूइड लॉस इन फॉर्म ऑफ द ECF, जो भी 80% अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है 3 दिन की कोई ऐसी इलनेस है तो उसकी वजह से। उसके अलावा 20% फॉर द इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कम होता है। ये 80% एक्स्ट्रा सेल्यूलर और जो 20% है वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। किसी भी इलनेस में अगर कम से कम 3 दिन की कोई इलनेस है तो उसमें हमें क्या कहता है लॉस दिखाई देता है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से 3 से अगर ज़्यादा है तो 60% फ्लूइड लॉस फॉर द ECF। अगर 60% ECF से लॉस हुआ है तो फिर 40% क्या होगा कि ICF से भी क्या होगा फ्लूइड लॉस हो जाएगा। इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों फ्लूइड इतने लॉस हो जाएंगे। उसमें क्या है कि वो भी इफ़ेक्ट करता है, मीन्स कि 100% में अगर पहले हम देखते थे ना तो सिर्फ ज़्यादा जो भी एक्यूट में तो ज़्यादा क्या था कि एक्स्ट्रा जो सेल्यूलर फ्लूइड था वो कम हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कम हो रहा है और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी ज़्यादा कम हो रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि प्रोलॉन्ग हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से। जिस तरह से यहाँ बात करते हैं कि अगर इलनेस के हिसाब से देखते हैं तो डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, और टाइप्स अगर आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक में हमें क्या दिखाई देगा कि द सीरम सोडियम्स जो 30 और 130 to 150 है वो दे आर डिहाइड्रेशन पेशेंट्स में क्या है कि हमें इतना दिखाई देगा सोडियम और सीरम। और उसके अलावा हाइपरटोनिक है तो उसमें क्या है कि 150 से ज़्यादा दिखाई देगा।
उसमें क्या है कि माइनस में होगा सोडियम, इसमें क्या है ज़्यादा सोडियम होगा। और उसके अलावा अगर बात करते हैं 50% डिहाइड्रेट पेशेंट्स और 50% डिहाइड्रेट पेशेंट होता है। और हाइपोटोनिक में हम देखते हैं ना, यहाँ पे क्या है कि मेंशन की गई है, हाइपोटोनिक मीन्स कम जो फ्लूइड है वो सेल्स में हो। तो फिर हमें अगर यहाँ पे देखते हैं ना, तो लेस देन 30 से भी कम होता है तो उसको हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक में 30 और 50 के अंडर में होता है। और जो उसके अलावा उसकी जो भी रेट होती है डिहाइड्रेशन की वो 80% होती है। यहाँ पे अगर हाइपरटोनिक की बात करते हैं, यहाँ पे सोडियम की जो लेवल होती है ना, उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से क्या निकल रही है कि सोडियम 50 ग्रेटर देन 50 होता है और जो डिहाइड्रेशन पेशेंट में है वो 15% होता है। और हाइपरटोनिक में अगर सोडियम की रेट अगर 130 से कम है और 5% उसमें डिहाइड्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सोडियम भी एक काम करता है हमारे बॉडी में। अगर सोडियम ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसकी जो एबनॉर्मलिटी होगी वो भी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर को रिटेन करके रखता है, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू पास करवाता है सोडियम। और उसके अलावा जैसे कि प्री इलनेस वेट कितना है ये देखते हैं, इलनेस वेट कितना है, और उसके अलावा प्री इलनेस वेट, फ्लूइड डिफिशिएंसी कितनी है, और जो प्री इलनेस में कितनी है और जनरली कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं कि प्री इलनेस एक इलनेस वेट के जो इलनेस से पहले वेट कितना था और उसके बाद कितना है, वो उसको हम माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे, जिसमें आता है कि प्री जो इलनेस कितना था और उसको 100 से मतलब इंटू कर देंगे ताकि उसका परसेंटेज निकले कि इस पेशेंट को कितनी डिहाइड्रेशन है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं इस चार्ट में कि मेंटेनेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन का पता होना चाहिए कि कितनी उसकी रेंज है, ठीक है। सबसे पहले पल्स को देखते हैं कि फर्स्ट में हमने मिडल, मॉडरेट और सीवियर रखा है। नॉर्मल, मिडल जो भी है कि उसकी इतनी पल्स है वो हम मिडल में कंसीडर करेंगे। उससे ज़्यादा रैपिड है तो फिर उसको हम क्या करेंगे कि दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर मॉडरेट, ठीक है। वो रैपिड पल्स होगी वो मॉडरेट है। रैपिड एंड वीक पल्स, रैपिड भी है वीक है, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन। ये डिग्री है। अगर मिडल है, ठीक है, पल्स मिडल है तो उसको हम नॉर्मली कहेंगे। मॉडरेट थोड़ी बढ़ी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे कि मॉडरेट कहेंगे कि पल्स थोड़ी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा है तो सीवियर है, मीन्स रैपिड और वीक पल्स है तो उसको हम सीवियर कंडीशन कहेंगे। उसके अलावा जैसे ब्लड प्रेशर में भी यही है कि नॉर्मल मिडल में आ जाता है और उसके अलावा मॉडरेट और जो सीवियर जिसमें स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और स्लाइटली लो, जैसे कि अगर हम कहते हैं ना कि मॉडरेट में बात करते हैं नॉर्मल टू स्लाइटली लो, कि एक नॉर्मल हो के फिर स्लाइटली कम हो जाता है। और उसके अलावा जो सीवियर में है वो है स्ट्रोक, जिसमें बहुत सी ज़्यादा होने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि वेट लॉस में भी यही होता है कि कितना वेट उसका, फ्लूइड अगर ज़्यादा है बॉडी में तो उस हिसाब से उसका वेट भी बच्चे का होगा, और अगर फ्लूइड की कमी है तो उस हिसाब से उसका वेट भी कम होगा। और उसके अलावा इन्फेंट्स जिसमें बात करते हैं कि नॉर्मल में डिक्रीज़ 5% और जो मॉडरेट है उसमें 10% और जो सीवियर है उसमें लेस 15%, ग्रेटर 15%, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन है उनकी अलग होती है। और म्यूकसल मेम्ब्रेन है उसकी भी ट्रेगल, जिसमें अगर हम ड्राई देखते हैं, पैचिस देखते हैं तो फिर हमें क्या है, म्यूकसल मेम्ब्रेन का भी पता चलता है। स्किन ट्रिगर्स उसमें स्लाइटली दे आर डिक्रीज एंड टाइटिंग, ये सारी चीज़ें हमें क्या है कि एक सिम्टम्स के हिसाब से हम जो भी डिहाइड्रेशन है उसकी रेंज का पता कर सकते हैं। और आइज़ का अप्रियंस, नॉर्मल टीयरिंग्स एंड नॉर्मली जो आंखों में आंसू आते हैं वो, और उसके अलावा डिक्रीज एंड इंसिडेंट मीन्स के नो टीयर्स,
ये सारी क्या है, डिहाइड्रेशन की। और कैपिलरी रिफिल्स ये एक मेन है, जिसमें कैपिलरी रिफिल्स देखते हैं। अगर नॉर्मल है तो मिडल है, या फिर डिलाई मीन्स कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, तो डिलाई हो रही है कि उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है कैपिलरी रिफिल होने में। जितनी ज़्यादा, अगर 5 है 3 सेकेंड से नॉर्मल होते हैं, 3 सेकेंड से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी। और ये एबनॉर्मलिटी नहीं, डिहाइड्रेशन इस पेशेंट में ज़रूरी है, क्योंकि कैपिलरी रिफिल नहीं हो रही है। कैपिलरी रिफिल होना बहुत ही ज़रूरी है। 3 सेकेंड से अगर ज़्यादा ले रही है ना, तो हम कहते हैं वो इफेक्टेड है। 2 सेकेंड्स और 2.5 सेकेंड नॉर्मल होती है। उसके बाद है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट में देखेंगे कि कम है आउटपुट, तो हम उसको डिहाइड्रेशन नहीं कहते। मिनिमल है तो ही नहीं, उसमें अर्च है तो फिर ज़्यादा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन है। तो इस चार्ट को हमने देख लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इसमें हमें पता चल गया है कि कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें आंखों में टेयर ना आना, ये भी एक डिहाइड्रेशन का सिम्टम है। उसके अलावा कैपिलरी जो डिलाई रिफिल होना, 5 सेकेंड से ज़्यादा कैपिलरी टाइम ले, तो वो भी एक डिहाइड्रेशन की साइन है। पानी होगा ही नहीं तो वो कैसे फ्लूइड को बैलेंस रखेगी हमारी बॉडी। और उसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ड्राई है, पैचेस है, वो भी सीवियर कंडीशन में जाता है। और उसके अलावा जिसमें इन्फेंट में हमने देखा है, वो इन्फेंट्स में अलग है, चाहे और ओल्डर में अलग होता है। ये सारी कंडीशन हमने इसमें डिस्कस की है कि हमें पता चल गया है इस चार्ट का कि ये डिहाइड्रेशन की कितनी डिग्री किस हिसाब से बता रहा है। उसके अलावा बात करते हैं इंट्रावेनस सॉल्यूशन कौन से हैं। इंट्रावेनस सॉल्यूशन में हम बात करते हैं जिसमें अगर आइसोटोनिक की सॉल्यूशन की बात करते हैं, इंट्रा मीन्स के जो सेल के अंदर जो भी उसकी जो कंडीशन है उसको अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आइसोटोनिक में सॉल्यूशन में देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर आईवी फ्लूइड्स दैट हैव अ सिमिलर कंसंट्रेशंस डिसॉल्व द पार्टिकल्स एज अ ब्लड। और वो क्या है कि एक हम कह सकते हैं कि सिमिलर उस जैसे ही होते हैं पार्टिकल। वो क्या करते हैं कि आईवी फ्लूइड के थ्रू वो ब्लड में पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसमें 0.9% NaCl होता है, जिसमें Rl एंड 5% डेक्स्ट्रो वाटर होता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है आईवी फ्लूइड के। जो इंट्रावेनस जो सॉल्यूशन होते हैं उनके एक हम आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं, तो ये आ जाता है NaCl, Rl और डेक्सोज, ठीक है, डेक्सोज वाटर 5%। उसमें आता है कि फ्लूइड रिसब्स्ट्रेशंस एंड हाइपोवोलेमिक। अगर वॉल्यूम कम है फ्लूइड का तब हम देते हैं इंट्रावेनस सॉल्यूशन, जिसमें आइसोटोनिक आ जाता है। आइसोटोनिक में हमने बात करी कि आईवी के थ्रू हम डेक्स्ट्रा वाटर और NaCl, Rl ये सब देते हैं। क्यों देते हैं कि ये कि है ना, अगर वॉल्यूम हमारी बॉडी में फ्लूइड कम है तो उसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए हम देते हैं। और उसके अलावा वोमिटिंग किसी पेशेंट को हो गई है, हमें पता है कि इस पेशेंट को वोमिटिंग हो गई है, या फिर अगर हम कहते हैं डायरिया हो गया है, तो उसको भी हम इंट्रावेनस सॉल्यूशन देते हैं। उसमें आ जाता है वोमिटिंग में, उनमें भी हम अगर डेक्स्ट्रा वाटर या फिर NaCl, Rl ये सब देते हैं। Rl ये क्या है, डायरिया को मेंटेन करके रखती है। उसके अलावा GI में भी अगर कोई डिसफंक्शन है या फिर GI सेटिशंस लॉसेस और वाउंड ड्रेनेज, अगर वाउंड ड्रेनेज तो भी हम देते हैं। उसके अलावा ऑफन यूज ड्यूरिंग सर्जरी में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फ्लूइड का। उसके अलावा डेक्स्ट्रोज सप्लीमेंटेशंस देते हैं, ताकि ओवरऑल हम इंट्रावेनस सॉल्यूशन दे रहे हैं किसी भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, चाहे वो डिहाइड्रेशन वोमिटिंग या फिर डायरिया की वजह से हो रही है, या फिर किसी भी हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन की वजह से, या फिर GI डिसफंक्शन, या फिर वाउंड ड्रेनेज, वाउंड के थ्रू पानी अगर निकल रहा है तो उसके थ्रू उसके लिए भी हम देते हैं। सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी भी हम देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या है कि मेंटेन करने के लिए कि वॉल्यूम हमारी बॉडी में फ्लूइड का नॉर्मल रहे, उसके लिए हम इंट्रावेनस सॉल्यूशन देते हैं। अब बात करते हैं जो इंट्रावेनस सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक में हमने
देख लिया था कि किस वजह से हो रहा है। हाइपोटोनिक में देखेंगे कि है ना लोअर कंसंट्रेशन डिसॉल्व सॉल्यूशन देन ब्लड, जो कम लोअर कंसंट्रेशन से होगी वो क्या करेगी कि डिसॉल्व होके वो क्या ब्लड में चली जाएगी, देन सॉल्यूशन देन ब्लड। और उसके अलावा जिसमें हमने बात की थी हाइपोटोनिक मीन्स कम उसकी अमाउंट होने की वजह से क्या होगी, आइसोटोनिक मीन्स के जो भी कंसंट्रेशन हायर टू लोअर जा रही थी हमें पता चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ए हैव अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूशन देन ब्लड, जो लोअर कंसंट्रेशन का जो भी वॉल्यूम है वो डिसॉल्व हो जाएगा ब्लड में। उसमें क्या है कि 0.45% जो होगा NaCl होगा और हाफ स्ट्रेंथ ऑफ एन जो भी हम देते हैं ना जो हाइपोटोनिक कंडीशन में पेशेंट को, उसमें 45% 0.45% हम देते हैं उसको NaCl और हाफ स्ट्रेंथ में देते हैं NS, और उसके अलावा 2% अगर बात करते हैं ना 2% NS एंड 2.5% डेक्स्ट्रोल वाटर जो होता है वो देते हैं इसमें। हाइपोटोनिक में, आइसोटोनिक में उसकी रेंज अलग थी। ठीक है, उसमें हम अलग तरीके से और उनकी अमाउंट अलग दे रहे थे। ये है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में हम अलग देते हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है कि यूज़ हम क्यों करते हैं कि किस कंडीशन की वजह से हम हाइपोटोनिकली सॉल्यूशन देते हैं पेशेंट को, इंट्रावेनस सॉल्यूशन हाइपोटोनिकली देते हैं। यूज फॉर द repeating water in the patients who have a hypovolemic with hyper जो भी हाइपर जो नर्मिया होता है अगर सोडियम ज़्यादा है पर क्या है कि पोटेशियम ज़्यादा है पर वो क्या रिप्लेसिंग हो रहा है पेशेंट, और उसके अलावा उसकी वॉल्यूम है ना फ्लूइड की वो कम हो रही है, उस वजह से हमें क्या है कि उसको देना होता है डेक्स्ट्रॉइड्स और ये सब। और उसके अलावा पेशेंट विद हार्ट फेलियर है, रीनल इनसफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी हमें देना होता है क्योंकि उसमें भी क्या है कि एबनॉर्मल कंडीशन होने की वजह से डिहाइड्रेशन है, तभी भी हम हाइपोटोनिक क्या करेंगे, इंट्रावेनस सॉल्यूशन देंगे। हाइपोटोनिक इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम देते हैं आइसोटोनिक जिसमें हमने डायरिया ये कंडीशन देख ली कि वाटर कम हो रहा है तो उसकी वजह से दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि वाटर वॉल्यूम बॉडी का ओवरऑल है ना वो कम हो रहा है, और उसमें हाइपरनेट्रेमिया मीन्स के जो सोडियम है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें क्या है कि उस हिसाब से बैलेंस करना होता है क्योंकि किडनी अगर सोडियम क्या करता है वाटर को रिटेन करके रखता है, सोडियम ज़्यादा है वाटर रिटेन हो रहा है पर जितना फ्लूइड होना चाहिए वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, रीनल इनसफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं या फिर डिहाइड्रेशन के पेशेंट होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन ये कंडीशन दिखाई देती है कि वो उनका वॉल्यूम कम होगा फ्लूइड का, तो उसकी वजह से हमें क्या है 0.45% NaCl देना है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं हाफ स्ट्रेंथ में हमें NS देना है, और NS के 2% और डेक्स्ट्रो 2.5% देना ज़रूरी होता है हाइपोटोनिक पेशेंट में। और उसके अलावा बात करते हैं इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन डिसॉल्व इन पार्टिकल देन वाटर्स, वो पर्टिकुलर देन वाटर्स डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। ठीक है, जो भी हायर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो कंसंट्रेशंस डिसॉल्व हो जाती है वाटर जो ब्लड में। और उसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें 3% NaCl देंगे, और उसके अलावा DS जिसमें D5 0.45% देंगे, और उसके अलावा NS D5RL ये सारी क्या है कि डेक्स्ट्रोइड वाटर ये सारी हम इसमें हाइपरटोनिक में देते हैं। हाइपरटोनिक यूजली क्यों होती है, सीवियर हाइपोनर्मिया जो सोडियम की कमी है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए, हाइपो में हो जाए। ठीक है, हाइपरटोनिक मीन्स के सोडियम ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसकी लेवल कम हो गई है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हमें पता होता है कि सोडियम कम होने की वजह से वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाता, उसकी वजह से दे ट्रीट ऑफ सेरिब्रल एडिमा, और हम उसको ट्रीट करने के लिए भी देते हैं क्या देते हैं कि इंट्रावेस्कुलर जो भी सॉल्यूशन होता है, इंट्रावेनस सॉल्यूशन जो हाइपोटोनिक कंडीशन में देते हैं, सॉल्यूशन जो हाइपोटोनिक होता है
उसमें अगर हमें यूज़ जब जब करते हैं जब बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो गया है बॉडी में, सीवियर जो हाइपोनर्मिया है उसकी कंडीशन में हम उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। और ट्रीट फॉर द सेरिब्रल एडिमा, और सेरिब्रल एडिमा हो गई है किसी पेशेंट को, उसके लिए हम देते हैं। और उसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें सोडियम की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, 3% होता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं मतलब NaCl हाइड्रोक्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड को ज़्यादा देते हैं। उसके अलावा ट्रीट फॉर वाटर इन टॉक्सिसिटीज़ एंड हाइपर डिहाइड्रेशन, और वो क्या करता है कि वाटर और हाइड्रेशन को बढ़ा देता है। हाइपोटोनिक अलग थी, हाइपरटोनिक अलग है और आइसोटोनिक बिल्कुल अलग थी। तो इस हिसाब से हमें हाइपरटोनिक की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या कंसंट्रेशन वही होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है पार्टिकल्स देन वाटर में, ब्लड में। और उसमें हम ज़्यादा NaCl यूज़ करते हैं ताकि और ये क्यों यूज़ होती है हाइपरटोनिक जब इंट्रावेनस यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस सॉल्यूशन वो क्यों करते हैं? एक मोस्ट कॉमन अगर यूज़ करते हैं ना, जब हमें जो सोडियम की कमी होने की वजह से जो कंडीशन हो रही है सोडियम, उसको ट्रीट करने के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर अगर सेरिब्रल एडिमा है तब, और इन टॉक्सिसिटी एंड हाइपर हाइड्रेशन है, ज़्यादा बॉडी में वाटर है, एडिमा है, तो उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम हाइपरटोनिक देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी में वॉल्यूम हो जाता है वाटर का। उसके बाद बात कर रहे हैं कि हाउ डिफरेंट टाइप इन IV सॉल्यूशंस इफेक्ट रेड ब्लड सेल्स पे। IV सॉल्यूशन क्या, अगर हाइपरटोनिक हम दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, बिल्कुल RBC की स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। उस जो RBC होगा उसमें वाटर क्या करेगा, वो रिटेन होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो रिटेन नहीं होगा, उसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी शेप, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या है कि मतलब वाटर इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है, दो कंडीशन हो रही है। और हाइपोटोनिक में क्या है कि उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हाइपोटोनिक होता है तो फिर वाटर इन नहीं हो रहा होता है सेल्स में, इंटर होने की वजह से क्या होता है कि उसकी कंडीशन हाइपोटोनिक हो जाती है। ये सारे क्या है कि डिफरेंट IV इफेक्ट करती है IV सॉल्यूशन ब्लड पे, और आइसोटोनिक में डिफरेंट करती है, हाइपोटोनिक में अलग करती है, और जो हाइपरटोनिक होती है उसमें अलग होती है। उसके अलावा बात करते हैं जिसमें नॉर्मल सीरम वॉल्यूम देखते हैं। नॉर्मल सीरम वॉल्यूम में क्या देखते हैं, ब्लड जो कंपोनेंट और उसके अलावा वॉल्यूम कितना है। सोडियम अगर इन्फेंट की बात करें उसका अमाउंट अलग होता है, जिसमें सोडियम की बात करें 131 और 144 होता है। और उसके अलावा चिल्ड्रेन में अगर बात करते हैं तो न्यूबॉर्न में अलग होता है, चाइल्ड में अलग होता है सोडियम। और पोटाशियम की बात करें वो प्री मेच्योर इन्फेंट में 4.5 to 7.542 होता है। और फ्लूइड जो फुल टर्म इन्फेंट होता है उसमें 3.2 और 5.7 होता है। और उसके अलावा अगर चिल्ड्रेन है तो 3.7 और 5.0 होता है। ये एक हम कह सकते हैं नॉर्मल है। और उसके अलावा अगर कैल्शियम की बात करें वो अलग, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम में प्री मेच्योर में 1.7 होता है, 7 से लेकर 2.3 तक। और अगर उस वही फुल टर्म बेबी है तो उसमें 1.98 से लेकर 2.69 तक एक नॉर्मल होता है। और चाइल्ड में 2.18 और 2.68 नॉर्मल होता है। और उसके अलावा मैग्नीशियम की बात करें तो उसमें 0.65 इन्फेंट में होता है, और चाइल्ड में अगर बात करें तो 0.66 होता है। थोड़ा ही चेंजेस होता है पर एबनॉर्मलिटी तो होती है ना बच्चों में। उसके अलावा बात करते हैं सोडियम की। सोडियम हाइपरनेमिया एंड मतलब कि हाइपरनेमिया अगर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई है 145 mol से, तो फिर हम क्या सिम्टम्स देखेंगे कि सोडियम ज़्यादा होने की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं इन्फेंट में या फिर चिल्ड्रेन में। तो सबसे पहले द साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। एनी इन्फेंट और चाइल्ड हु हैज़ अ हाइपरनेमिया इज़ अ जनरली द थ्रस्ट। अगर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मीन्स के उसको प्यास लगेगी। और उसके अलावा स्मॉल यूरिन आउटपुट और डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो सकती है। और उसके अलावा उसका जो यूरिन होगा वो कम होगा, क्योंकि ये क्या है कि इस कंडीशन में जब
सोडियम की अमाउंट हम कह रहे हैं कि सोडियम बढ़ रहा है जनरली, तो उस पेशेंट को क्या होगी, प्यास लगेगी। सेकंड में बात करते हैं, यूरिन कम आएगा, आउटपुट उसकी कम होगी, उसकी वजह से डायबिटीज इनसिफिलिट हो सकती है। उसके अलावा डिक्रीज और लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, जो कॉन्शसनेस होती है हम कहते हैं कि वो इतना कॉन्शियस पेशेंट नहीं होगा, कंफ्यूज होगा, लेथार्जिक होगा और कोमा। एंड अगर सोडियम बढ़ गया है उसकी वजह से वो पेशेंट्स क्या है कि कोमा में भी जा सकता है, लेथार्जिक हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं श्रिंक ऑफ द ब्रेन सेल्स, वो ब्रेन सेल को भी श्रिंक करता है। लेथार्जिक मीन्स बिल्कुल थका हुआ, कंफ्यूज्ड और कोमा में। और उसके अलावा श्रिंक अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो गई है, वो कोमा में जाता है, या तो फिर वो क्या करता है कि उसके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से सीजर्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस कर देता है सोडियम ज़्यादा होने की वजह से। और उसके अलावा हाइपरनर्मिया क्या करता है, अक्कर रैपिड और सीवियर हाइपरनर्मिया कैन बी फीटल, और अगर फीटस में ज़्यादा है तो वो ये सारी सिम्टम्स उस पेशेंट में दिखाई देंगे, जिसमें सोडियम, अगर एक छोटा बच्चा है अगर उसमें सोडियम बढ़ गया है, सोडियम एक हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उनमें से हम बात करते हैं सोडियम, तो वो क्या करता है, अगर ये बढ़ गया है उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट करता है, ये हमारा सोडियम सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसकी वजह से इंसान जिस भी जैसे कि फीटस इन्फेंट है या फिर चाइल्ड है, उसकी डेथ भी हो सकती है ओनली सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम बढ़ने की वजह से इतनी सारी कंडीशन हो जाती है। और उसके अलावा अगर इसके काज देखते हैं कि हाइपरनर्मिया क्यों होता है, सोडियम बढ़ता क्यों है हमारे बॉडी में, तो उसमें सबसे पहले अगर इस टेबल को देखते हैं, अनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग्स इनटेक नॉर्मल आउटपुट्स विद नॉर्मल आउटपुट, अगर ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा है उसकी वजह से, या फिर डायबिटीज़ इंसिफिलिट्स हो रहा है तो उसकी वजह से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की वजह से, या फिर डायरिया वोमिटिंग की वजह से हाइपरनर्मिया। और उसके अलावा अगर हम कह रहे हैं डायरिया एंड विदाउट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, अगर डायरिया और ये सब हो रहे हैं विदाउट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। और उसके अलावा अगर बात करते हैं एक्सेसिव स्वीटिंग, या फिर एक्सेसिव स्वीटिंग, और उसके अलावा अगर बात करते हैं विदाउट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, हम एक्सेसिव स्वीटिंग हो गई है, सोडियम हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया है और स्वीटिंग नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी, या फिर एक्सेसिव स्वीटिंग हो गई है तो हमारी बॉडी में फ्लूइड नहीं है और सोडियम इंक्रीज़ है, तो वो भी कंडीशन काज करवा सकता है। सोडियम जब भी हम कि देखते हैं ना, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली होता है, अगर वाटर कम है तो हम यहाँ पे इफ़ेक्ट अलग ही हो जाता है। और ये सब चीज़ें क्या है कि इफ़ेक्ट करती है कि अगर हाइपरनर्मिया है, ठीक है, उस सोडियम की कमी ज़्यादा है तो फिर हमारी बॉडी में वाटर वो कम होता है, तब सोडियम की कमी ज़्यादा हो जाती है, और ये सारी चीज़ें क्या करती है कि ओवरऑल इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब अनएबल होता है पेशेंट जो कम्युनिकेट थ्रस्ट एंड लिमिटेड, नो एक्सेस टू वाटर, उसमें वाटर इतना नहीं होता है, हाई सॉल्यूशन इनटेक विदाउट एडुकेट वाटर्स, बिना किसी वाटर के वो ज़्यादा कुछ खा लेता है सॉल्यूशन जिसमें सोडियम ज़्यादा हो। और उसके अलावा क्या है कि इंट्रावेनस हाइपोटोनिक जो लाइन होते हैं, प्रॉपर फार्मूला और प्रिपरेशन लीडिंग टू एक्सेसिव, और कुछ ऐसे फार्मूला जो प्रॉपर नहीं होते, इंट्रावेनस हाइपोटोनिक यूज़ करते हैं लाइन्स का उनको, तो फिर अगर उसमें प्रॉपर नहीं हो तो फिर वो भी लीड करवा सकता है कि उसमें भी हो सकता है कि लीड टू एक्सेसिव, अगर हम कहते हैं ना कि एक्सेसिव हो जाती है एबनॉर्मलिटी, या फिर उसकी वजह से हाइपरनर्मिया हो सकता है। ये सारी कंडीशंस होती है कि हमारी बॉडी में जो सोडियम अगर बढ़ गया है तो वो क्या-क्या इफ़ेक्ट करवा सकता है। और उसके बाद बात करते हैं सोडियम जो हाइपरनर्मिया है उसके जो भी साइन और सिम्पटम्स हैं वो क्या है।
अगर सोडियम की कमी अगर कम हो गई है तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। हाइपोनर्मिया की बात करते हैं। नर्मिया में क्या होता है, दे आर द चिल्ड्रन विच हैज़ अ डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग होना, और उसके अलावा जैसे कि एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, नोसिया, क्योंकि ये ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा होता है। सोडियम अगर कम है उसमें क्या था कि हाइपर था, और इसमें क्या है कि हाइपोनेमिया है, इसमें सोडियम की कमी है, तो फिर इसमें ये आएगा कि वोमिटिंग होगी, क्योंकि वो ब्रेन पे क्या करवा रहा है, स्वेलिंग करा रहा है, ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो फिर वहाँ पे जो भी अगर हम कहते हैं ना कि जो भी वहाँ ग्लैंड है जो वोमिटिंग करवाने वाले, और वो सब हार्मोन वहाँ से अगर प्रोड्यूस होते हैं तो ब्रेन में कोई इफेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके अलावा हेडेक, मसल वीकनेस, लेथार्जिक, कंफ्यूजन, अगर सोडियम कम है तो फिर ये सारी कंडीशंस दिखाई देती है एक पेशेंट में। उसके अलावा द कंडीशन कैन प्रोग्रेस द रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, जो रेस्पिरेटरी अराइज्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी कंडीशंस अराइज होते हैं रेस्पिरेटरी के, वो भी इसकी वजह से होते हैं, और डायलेशन ऑफ द पीपल एंड कामा। इसमें क्या है कि वहाँ पे भी कोमा था ना, वो एक हम कहते थे मेन पे आ रहा था, और यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रेस्पिरेटरी जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो ब्रेन में है, ठीक है, ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो वो इफेक्ट करेगा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो मोस्ट कॉमन अगर हम सोडियम की कमी वाले जो पेशेंट देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो रेस्पिरेटरी अराइजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा डायलेशन से पीपल डायलेट हो जाते हैं, और पेशेंट कोमा में चला जा सकता है सोडियम की कमी की वजह से। उसके अलावा अगर काज की बात करें, सीजर्स इन द इन्फेंट अंडर जो 6 मंथ से कम के एज के हैं उनमें क्या हो, सीजर हो सकता है। और उसके अलावा फिस्टुला, ये सारी क्या है कि हाइपर नर्मिया की जो सीवियर कंडीशन होती है उन सबके साइन और सिम्टम्स है, जो एक हम मोस्ट कॉमन देखते हैं कि पेशेंट में ये वाले साइन सिम्टम्स है तो कंडीशन कौन सी काज हो रही है, ठीक है। इसमें और हाइपो और हाइपर में थोड़ा डिफरेंट है, पर दोनों की इफेक्ट ज़्यादा ब्रेन पे होती है। और उसके अलावा हम बात करते हैं सोडियम एंड हाइपर नर्मिया की बात करते हैं, तो उसमें हमें काज कौन कौन से हमें देखने होते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव इंट्रावेनस, जो भी जितने भी डेक्स्ट्रोड वाटर है 5% वो, और उसके अलावा एक्सेसिव टू द वाटर इडमेस एंड और उसके अलावा इरिगेशंस, और ये सारी इरिगेशन ऑफ बॉडीज कैविटीज विथ द डिस्टिल्ड वाटर एंड एक्सेसिव एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये सारी क्या है कि ये इफेक्ट करवाती है कि उसकी वजह से अगर एक्सेसिव डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो यूरिनेशन को ज़्यादा करवाता है। उसके अलावा उससे क्या होता है कि सोडियम की कमी हो सकती है बॉडी में। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो दूसरे है कि इरिगेट्स, कुछ ऐसे इरिगेट्स होते हैं जो बॉडी कैविटी में होते हैं और डिस्टिल्ड वाटर को विद डिस्टिल्ड वाटर से मिल जाते हैं, तो ये सारी, और डायरिया, वोमिटिंग, ये क्या करवाती है कि एक्सेसिव अगर वाटर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके साथ साथ सोडियम की भी कमी हो जाती है। और रिप्लेस बाय द टॉप ऑफ द वाटर ओनली जो स्टिल्ड एंड वाटर फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम, और कुछ ऐसे फ्लूइड कंटेंट्स होते हैं जो सोडियम्स, मतलब सोडियम उनके साथ बॉडी से आउट हो रहा होता है। और उसके अलावा एक्सेसिव स्वीटिंग, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा स्वीटिंग हो रही है तो उसकी हमें इलेक्ट्रोलाइट देखने होते हैं, क्योंकि स्वीटिंग के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम भी आउट होता है, बॉडी से एक्सक्रिएट होता है। उसके अलावा डायूरेटिक, स्पेशली ये जो थेराजोमाइन है वो बहुत स्पेशली अगर हम देखते हैं तो हम उसको एक करते हैं कि ये अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। बस यही है इसमें कि ना, इनको हमें देखना होता है कि ये चीज़ें काज करवाती है, और उसके अलावा कि इनकी वजह से ये सारी कंडीशन हो सकती है। और उसके अलावा बात करते हैं पोटाशियम हाइपर जो कैलीमिया है, उसकी बात करते हैं। हाइपर कैलीमिया में क्या होता है कि सबसे पहले अगर काज की बात करते हैं तो काज में क्या आता है, हाइपर कैलीमिया इज काज बाय द कंडीशन दैट इंक्लूडिंग इंक्रीज पोटाशियम इनटेक। अगर पोटाशियम की ज़्यादा इनटेक हो गई है तो फिर हाइपर कैलेसीमिया होता है, कैलेमिया होता है। और उसके अलावा शिफ्ट द पोटाशियम फॉर द सेल्स टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और शिफ्ट करता है जब सेल्स के अंदर जो पोटाशियम होता है वो बाहर, तो फिर उसके भी है ना, उसकी वजह से भी हाइपर
हाइपोकेलेमिया होता है। और उसके अलावा डिक्रीज पोटाशियम एक्सक्रिएशन, अगर पोटाशियम हमारी बॉडी में आ रहा है, हम इनटेक कर रहे हैं, पर वो एक्सक्रिएट नहीं हो रहा है, तो फिर वो भी इफेक्ट करवाता है। वो भी एक काज होता है हाइपर कैलेमिया के। ठीक है, हाइपर कैलेमिया अगर इस 6 mmol से ज़्यादा है तो फिर वो एक हम कह सकते हैं कि ये इफेक्ट करता है। और उसके अलावा मसल्स डिसफंक्शंस एंड वीकनेस, इंटरस्टिशियल्स कंपेयरिंग्स, जिसमें क्रैपिंग और इंटरस्टिशियल क्रैपिंग हो या फिर डायरिया हो, या फिर उसके अलावा सम चिल्ड्रंस हैव कार्डियक एरिथमिया, और कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है तो उन पे क्रैप्स होते हैं, एक जैसे कि उसके अलावा रिदम्स, जो कार्डियक की रिदम होती है वो भी चेंज हो जाती है, डायरिया, और उसके अलावा मसल्स डिसफंक्शन या फिर वीक हो जाते हैं, सिर्फ पोटाशियम जो है ना उनकी वजह से। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि प्रोलॉन्ग, अगर प्रोलॉन्ग हम यूज़ प्रोलॉन्ग RQRS यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स पीक इन द टी वेव, और इसमें क्या है, टी वेव कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसकी वजह से भी रिदमिया होता है, क्योंकि पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत ही एक मेन हम कहते हैं कि होते हैं जो है ना वहाँ पे बैलेंस करके रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। अगर बात करते हैं तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो हार्ट की रिदम को मेंटेन करके रखते हैं। तो हमने ओवरऑल ये देखा है कि अगर पोटाशियम की ज़्यादा है, मतलब पोटाशियम हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो फिर वो कौन कौन से वो किस काज की वजह से ज़्यादा हो सकता है, ये सब हमने पढ़े हैं इसमें। और उसके बाद बात करते हैं हाइपोक्लेसीमिया। ठीक है, पोटाशियम की कमी, अगर पोटाशियम की कमी है तो वो क्या काज करवाती है, वो किस वजह से काज होती है अगर पोटाशियम हमारी बॉडी में कम है तो फिर। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हाइपोकेलेमिया तो काज बाय इंक्रीज पोटाशियम एक्सक्रिएशन, वहाँ था कि पोटाशियम कम एक्सक्रिएट हो रहा है तो बढ़ रहा है बॉडी में। ठीक है, यहाँ है कि ज़्यादा एक्सक्रिएट हो रहा है तो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही है। और उसके अलावा वहाँ था कि इनटेक ज़्यादा करे पोटाशियम का, तभी हाइपरकेलेमिया हो रहा था। यहाँ है कि इनटेक कम होता है पोटाशियम का, उसकी वजह से हाइपोकेलेमिया होता है, पोटाशियम की कमी हो जाती है। और उसके अलावा शिफ्ट फॉर द पोटाशियम फॉर द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू सेल, वहाँ था कि सेल से इंट्रासेल्युलर में आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाइपर हो रहा है, हाइपरकेलेमिया हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से जो पोटाशियम है वो बाहर की तरफ, जो सेल की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से क्या है कि एनवायरनमेंट में जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है वहाँ पे पोटाशियम की कमी होती है। और उसके अलावा लॉस ऑफ द पोटाशियम बाय द एबनॉर्मल रोड्स, और कुछ ऐसे पोटाशियम जो लॉस हो जाए एबनॉर्मल रूट्स की वजह से, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें भी हाइपोकेलेमिया हो सकता है, क्योंकि पोटाशियम की कमी होना एक हमें पता है कि मोस्ट कॉमन हो गया है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स या फिर सिम्टम्स की, तो इसमें क्या है कि जो गैस्ट्रेशन जो जियो gastrointestinal soft muscles activating in show the linings to the abnormal digestive constipations। इसमें क्या होता है कि पोटाशियम की वजह से वो इंटेस्टाइनल जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उसके सॉफ्ट मसल्स वो क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और वो लीड क्या करवाते हैं, डिस्ट्रक्शन, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है पेशेंट को। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि पोटाशियम की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन हो गई, और उसके अलावा पोटाशियम कम होता है तो कॉन्स्टिपेशन और पैरालाइज्ड हो सकता है पेशेंट। उसके अलावा स्केलेटल मसल्स डिसफंक्शंस एंड वीकनेस, और जो स्केलेटल मसल्स है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। जिस तरह से हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ क्या करवाता है कि एरिथमिया करवाता है, अगर हाइपर जब ज़्यादा पोटाशियम होता है तो एरिथमिया भी कराता है, कार्डियक पे इफेक्ट करता है और डायरिया कराता है। अगर कम है तो वो कॉन्स्टिपेशन कराएगा, अगर ज़्यादा पोटाशियम है तो वो डायरिया करवाता है। और डायरिया करवाता है तो और उसकी वजह से क्या है कि जो वहाँ की मसल्स है ना, यहाँ पे क्या है कि स्मूथ मसल्स एक्टिवेटेड शॉर्ट लीड टू एबनॉर्मलिटी, वहाँ एक्टिविटी अगर नहीं होती है तो उसकी वजह से डायरिया होता है। और उसके अलावा
स्केलेटल मसल्स डिसफंक्शन एंड वीकनेस, और जो वहाँ पे पीठ के स्केलेटल मसल्स पे वो वहाँ पे लेथार्जिक और ये सारी कंडीशन थी। और यहाँ पे क्या है कि वहाँ एक हार्ट का था कि हार्ट की रिदम को चेंज करता है, और यहाँ पे क्या है कि पैरालाइज भी करता है, वीक भी करता है और मसल्स डिसफंक्शन भी करवाता है। और यहाँ पे ना हाइपोक्लेमिया में सेम है कि कार्डियक रिदम, जो कार्डियक रिदम है उसको भी डिसफंक्शन करता है या फिर एबनॉर्मल करता है। उस वजह से, क्योंकि पोटाशियम मेन रोल करता है कार्डियक को कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन में, और ये सारी काम क्या है कि ये पोटाशियम का काम होता है, एक मेजर रोल है हार्ट की जो पंपिंग कराने में। और उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की बात करते हैं, उसमें आता है कि हाइपरकैलेमिया किसे कहते हैं और ये क्यों काज होता है और इसके सिम्टम्स कौन से हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर काज की बात करते हैं तो हाइपरकैलेमिया जब होता है जब अगर बोन ट्यूमर एंड अदर कंडीशंस हो जाए, उनकी वजह से हाइपरकैलेमिया होता है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल, जैसे कि हमें यहाँ पे बात करते हैं विटामिन डी की, या फिर ओवरडोज हो जाए विटामिन डी का, तो उसकी वजह से भी हाइपरकैलेमिया हो जाता है। बोन ट्यूमर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म्स, और उसके अलावा जो भी जैसे कि डाययूरेटिक यूज़ करते हैं उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकता है। और फिल्मेटेड जो हाइपरकैलेमिया है, ये सारे इसके काज है कि विटामिन डी ज़्यादा हो, ओवरडोज हो, या फिर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो, ट्यूमर हो जाए बोन में। उसकी वजह से क्या है कि कैल्शियम की अमाउंट बढ़ सकती है बॉडी में, उसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। और साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि डिक्रीज न्यूरोलॉजिकल एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स उतना काम नहीं कर पाते हैं, उन वो जितने एक्साइटेड होते हैं वो नहीं होते हैं, उनका वर्क थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी को। अगर हम कहते हैं ना सिग्नल जो पास करवाने में कैल्शियम का रोल बहुत ही बड़ा होता है। और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, अगर कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब कैल्शियम ज़्यादा हो बॉडी में, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि डायरिया, जैसे कैल्शियम ज़्यादा है तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और उसके अलावा एनोरेक्सिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया और नोज़िया इसलिए होता है क्योंकि ये सारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल अगर एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है तो फिर वो क्या है कि उस पे इफ़ेक्ट करते हैं। और उसके अलावा फटीग, स्केलेटन मसल्स वीक ड्यू टू न्यूबॉर्न्स में क्या है कि स्केलेटन मसल्स होते हैं जो वीक हो जाते हैं इसकी वजह से। और उसके अलावा अगर हाइपर जो न्यूबॉर्न में हाइपरकैलेमिया है, दे हैव फेलियर टू थ्राइव, वो बच्चा बिल्कुल भी वेट गेन नहीं कर पाएगा, फेलियर टू थ्राइव में जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करते हैं हाइपरकैलेमिया इंक्रीज द सोडियम, जो हाइपरकैलेमिया है वो इंक्रीज सोडियम एंड द जो क्या कहते हैं पोर्ट द किडनी एंड लीड टू पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया, ये सारी पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया ये सारी काज करवाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कैल्शियम है तो उसकी वजह से सोडियम भी ज़्यादा रिटेन करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन ज़्यादा उसका आउटपुट होगा। ये सारी कंडीशन होती है। साइन और सिम्टम्स भी हमने देख लिए कि कैल्शियम की अगर हाइपर है कैल्शियम तो फिर उसकी वजह से क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं बॉडी में। अब बात करते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कम है, हाइपोकैलेमिया है, तो फिर कौन कौन से उसमें साइन और सिम्टम्स और काजेज, उसके काज क्या है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में काज अगर मोस्ट कॉमन हम देखते हैं तो इनसफिशिएंट डाइटरी कैल्शियम हम नहीं लेते, उसकी वजह से उस पेशेंट को हो सकता है कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्रोनिक डायरिया है तो भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। उसके अलावा विटामिन डी इंटेक बिल्कुल कम है, क्योंकि वहाँ में था कि ज़्यादा ले रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये सारे यहाँ पे क्या है कि डायरिया ज़्यादा चल रहा है तो उसकी वजह से भी क्या है कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। और लेजेटिक जो एब्यूज़ जो है तो उनको यूज़ कर रहा है ड्रग्स को तो भी होता है, उसमें भी क्या है कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। और उसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम माल एब्जॉर्ब हो रहा है, सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी जो कैल्शियम है वो बॉडी में कम हो सकता है। उसके अलावा क्रोनिक रीनल इनसफिशिएंसी, अगर क्रोनिक रीनल इनसफिशिएंसी है उसकी वजह से भी इफेक्ट हो सकता है कैल्शियम इस पे कैल्शियम की कमी हो सकती है। उसके अलावा पैराथायरॉयडिज्म, वहाँ पे हाइपर था, यहाँ पे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर अगर बात करते हैं अल्कलोसिस की, वो भी काज करवा सकता है। और उसके अलावा लार्ज ट्रांसफ्यूज ऑफ द सस्टेक्शंस ब्लड रैपिड इन्फ्यूज ऑफ द प्लाज्मा
अगर वो रैपिडली इन्फ्यूज़ हो रहा है प्लाज्मा से तो वो भी क्या करवाता है कि काज करवाता है कि हाइपोकैलेमिया हो सके। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की तो सबसे पहले क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाती है मस्कुलर एक्साइटमेंट एंड टेनेड्स एंड चाइल्ड एंड उसके अलावा ट्विन द क्रैम्पिंग्स, अगर उसके जो स्टमक है वहाँ जो स्मॉल अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है वहाँ पे क्रैपिंग होना और टाइटिंग्स अराउंड द माउथ एंड फिंगर्स, और उसके अलावा कैरपल्स स्पाज़म्स एंड ये सारी चीज़ें होती है जब कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में तब। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन हम सिम्टम्स देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं जिसमें मैग्नीशियम की बात करते हैं तो हाइपर मैग्नीशियमिया, तो उसमें आ जाते हैं कि उसके काज कौन से हैं और उसके सिम्टम्स कौन से हैं। काज की बात करते हैं मैग्नीशियम इनटेक अगर ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज मैग्नीशियम इनटेक एंड उसके अलावा अगर मैग्नीशियम इनटेक ज़्यादा हो रहा है एंड डिक्रीज एक्सक्रिएशन हो रही है तो फिर वो भी इफ़ेक्ट करता है कि मैग्नीशियम की अमाउंट ऑफ बॉडी में ज़्यादा हो जाए। उसके अलावा रीनल प्रॉब्लम्स हो जाए उसकी वजह से, और उसके अलावा जो सल्फेट गिवन द ट्रीट द क्लेम्शिया, और मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो ट्रीट करता है क्लेम्शिया और मदर बर्थ द काजिंग्स न्यूबॉर्न, अगर मदर अगर जो बिफोर बर्थ के पहले ले रही है तो उसकी वजह से क्या होता है काज होता है न्यूबॉर्न में हाइपर ग्लाइसेमिया। ये सारी कंडीशन एबनॉर्मलिटी हाई अमाउंट ऑफ दे आर मैग्नीशियम कंटिन्यूसली अगर ज़्यादा ले रही है, लेक्सिटिक ले रही है या फिर एंटासिड्स ले रही है या इंट्रावेनस फ्लूइड ले रही है तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो बढ़ाती है मैग्नीशियम को। और उसके अलावा साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं तो डिक्रीज मसल इरिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और हाइपोटेंशन या फिर ब्रेडिकार्डिया होता है और ब्रोजिंग जो ड्रोसेंगनेस लेथार्जिक वीक एंड एब्सेंस डीप टेंडोन्स रिफ्लेक्स, ये सारे इसके सिम्टम्स हो जाते हैं जब मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। किसी पेशेंट की बॉडी में अगर मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है तो उसको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके अलावा उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियमिया, तो उसकी बात करते हैं कि उसमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके काज क्या होते हैं जब हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाता है तब। इसमें क्या है कि लेस देन 1.6 mg/dl अगर 1.6 mg से कम है तो फिर उसको हम कहेंगे कि हाइपोमैग्नीशियमिया है जो इफ़ेक्ट करता है। जिसमें काज की बात करें तो डिक्रीज मैग्नीशियम इनटेक और एब्जॉर्प्शन माल न्यूट्रिशन के, अगर मैग्नीशियम हमारी बॉडी में है डिक्रीज इनटेक हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा जो मैग्नीशियम की अमाउंट है वो हमारी बॉडी में कम होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उससे कम होगी। और उसके अलावा अगर माल न्यूट्रिशन जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही है तो उसमें भी क्या है कि हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है, ब्लड जो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होना। और उसके अलावा शिफ्ट ऑफ द मैग्नीशियम टू द बोन नॉर्मली, और जो मैग्नीशियम है वो शिफ्ट होता है बोन में नॉर्मली एक। फिर मैग्नीशियम से या तो फिर मैग्नीशियम क्या है कि जिसमें लॉस ऑफ मैग्नीशियम बाय द एबनॉर्मलिटी, या तो उसमें एस्क्रिएशन अगर इंक्रीज मैग्नीशियम एस्क्रिएशन हो उसकी वजह से भी क्या है कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कम हो सकता है। और उसके अलावा मैग्नीशियम की अगर कमी नहीं है पर वो क्या है कि लॉस ऑफ मैग्नीशियम बाय द एबनॉर्मल रूट्स डायूरेटिक अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से क्या है कि मैग्नीशियम लॉस हो रहा है बॉडी से, तो फिर वो भी एक रीज़न हो सकता है कि हाइपोमैग्नीशियमिया काज हो जाए। और उसके अलावा साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं तो साइन और सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी जिसमें टेटनी, और उसके अलावा अगर बात करते हैं जिससे न्यूरो एक्साइटेबिलिटी जो चेंज हो जाती है क्योंकि इंक्रीज इसलिए होती है ताकि मैग्नीशियम कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, अगर ये कम है इसकी सीवियर कंडीशन हो गई ना तो वो सीजर भी करवा सकता है क्योंकि न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट करता है। और उसके अलावा हाइपर एक्टिव जो रिफ्लेक्स है वो हाइपर एक्टिव होंगे, नॉर्मल से ज़्यादा होंगे क्योंकि ये एक इनबैलेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा काम होता है न्यूरल जो सिग्नल्स होते हैं हमारी बॉडी को रिफ्लेक्स देने में। उसके अलावा हमारे कार्डियक
रिदम को प्रॉपर करने में स्केलेटन जो मसल्स होते हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाते हैं, ये सारे काम हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन पे होते हैं। अगर मैग्नीशियम, दूसरे में हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल है तो क्या क्या एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, पर मैग्नीशियम की बात करें है ना, तो ये मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स से क्या दिखाई देगा कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स हो जाएगा। उसके अलावा स्केलेटन मसल्स क्रेप्स और उसके अलावा जैसे कि टिमर्स और उसके अलावा जो कार्डियक रिदमिया, ये सारी कंडीशंस इस पेशेंट में हो जाती है, क्योंकि इसमें कमी होने की वजह से वो फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोज फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है, उसकी वजह से क्या होगा कि डिहाइड्रेशन ये वाली कंडीशन है, तो नर्सिंग क्या करेगी, डायग्नोज कैसे करेगी उस पेशेंट को। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो डिफिशियंस देखते हैं, उसमें आ जाता है कि डिफिशियंसी कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड टू लैक एक्सेस एजुकेट एंड न्यूट्रिशन। इनकी कमी होने की वजह से न्यूट्रिशन, इनकी एजुकेशन नहीं होती है किस कम्युनिटी में, वो देखते हैं। उससे भी हमें पता चलेगा कि इसको ये कंडीशन क्यों हुई है। तो और उसके अलावा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी और उसके अलावा इंटीग्रिटी जो देखते हैं हम पेशेंट में, ठीक है, रिलेटेड टू फ्लूइड, वो कितना इनटेक कर रहा है और उसकी जो टिश्यू है वो परफ्यूजन उनमें कितनी है, तो उससे हमें फ्लूइड इनटेक का पता चलता है। और नॉलेज डिफिशिएंट, नॉलेज इम्पेयर, और उसके अलावा नॉलेज इम्पेयर्ड जब असेसमेंट करते हैं तो उससे पता चलता है कि इस पेशेंट में कितनी हाइड्रेशन स्टेटस क्या है, क्योंकि उसकी स्किन से और उसकी जो भी म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है माउथ में, उससे ये सारा पता हमें चल जाता है। और उसके अलावा अल्टर्ड फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस अगर किसी पेशेंट्स को है तो रिजल्टेड ग्लूकोज टॉलरेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो हम चीज़ों को इस तरह से देखते हैं जिसमें हमें क्या है कि उसके रिलेटेड जो भी डिजीज़ हो रही है या फिर कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उससे हमें क्या है, हम डायग्नोज कर सकते हैं। अल्टरनेशन इन द कंफर्ट डिस्क्राइब्ड रिलेटेड टू थ्रस्ट एंड माउथ ड्राई माउथ। अगर किसी पेशेंट को थ्रस्ट या फिर डिस्क्राइब रिलेटेड कि उसको प्यास कितनी लग रही है या फिर और वो पानी कितना पी रहा है, और उसके अलावा उसका माउथ है वो ड्राई है या कैसा है, तो उससे भी पता चल जाता है कि वो डिहाइड्रेशन में है पेशेंट या उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं। ये सारा चीज़ें हमें इस से पता चल जाता है। और उसके अलावा जो रिस्क होते हैं इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज या फिर इनटेक एंड लॉस इलेक्ट्रोलाइट, उसके अलावा वो गैस एक्सचेंज सही से कर पा रहा है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है या नहीं है, वो फ्लूइड कितना इनटेक करा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये नर्सिंग डायग्नोज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंसिडरेशंस, नर्सिंग कंसिडरेशंस फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस पेशेंट्स। अगर किसी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है तो फिर नर्सिंग क्या कंसीडर करेगी। सबसे पहले देखेगी कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल कितना है, उससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है या नॉर्मल है। उसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के वो कितना कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है, तो वो चीज़ें देखता है। और उससे अलावा अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को भी देखता है। और उसके अलावा अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्स क्या देखती है, यूरिन वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी देखती है कि यूरिन का वॉल्यूम कितना है और उसकी ग्रेविटी क्या है। उसके अलावा असेस करती है एक्टिविटी टॉलरेंट, वो किसी एक्टिविटी में कितना वर्क कर रहा है, तो इस हिसाब से नर्सिंग ओवरऑल उसका कंसिडर करती है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है या नहीं है। उसके अलावा डेवलपमेंट लेवल भी देखती है कि वो बच्चा अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट कम है तो उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। ये सारी चीज़ें नर्सिस का काम होता है देखना, क्योंकि इससे इन सब चीज़ों से कि वो कंसीडर कर सकती है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है। और उसके अलावा ये सारे हम कह सकते हैं सिम्टम्स की तरह होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि इस पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट कम है। और उसके अलावा टीच द पेरेंट फॉर द चिल्ड्रन अबाउट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। अगर किसी बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है तो हम पेशेंट के पेरेंट्स को टीच करेंगे कि आप अपने बच्चे को अच्छे फ्लूइड दें और उसको इलेक्ट्रोलाइट उसका बैलेंस करें। और उसके अलावा कॉन्शियसली मॉनिटर फॉर द मेंटेन आईओ चार्ट्स, और जो भी चार्ट है उसको भी हम मेंटेन करके रखेंगे ताकि जो भी इनबैलेंस हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको मेंटेन कर सके। इलेक्ट्रोलाइट कम है
तो उसको कंसीडर करके उसको बैलेंस कर सके, और फ्लूइड कम है तो उसको भी बैलेंस करे, उसकी डिहाइड्रेशन को कम करे, पेशेंट को एक अच्छा सा हाइड्रेट एक हेल्थ दे सके। और उसके अलावा बात करते हैं टेक द चाइल्ड, ब्लड प्रेशर कितना है वो देखते हैं, हाइपरटेंशन में है तो हम देखेंगे, और उसके अलावा हार्ट रेट देखेंगे, उसकी रिदम देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्पेशली अगर पोटाशियम मैग्नीशियम कम है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, ब्रेडिकार्डिया है या फिर उसकी कार्डियक रिदम को देखते हैं और रिदमियाज को देखते हैं, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट डेप्थ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, उस पेशेंट को कितना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है वो देखते हैं, प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो सुकून से रह सके, और एडमिनिस्ट्रेट डाइटरी सोर्स लाइक विटामिन डी देंगे ताकि वो अपनी जो हेल्थ है थोड़ा उस पर, क्योंकि कैल्शियम की भी कमी होती है ना, तो वो विटामिन डी देते हैं ताकि कुछ बैलेंस हो सके। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो है ना, सबसे पहले मॉनिटर करते हैं, डाययूरेटिक देख के हाइपरकैलेमिया को भी कम कर सकते हैं, और डाइट बेस्ड देंगे ताकि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस हो सके। ये सारी चीज़ें नर्सिस का काम होता है देखना, बहुत ही ज़रूरी। और आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।